गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 21 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो है हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। जी हाँ गाइस, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा डर उसके शुरुआत में ही लगता है। क्यों लगता है? कहीं उसके असफल होने की डर, उसके ना होने का डर। बहुत से ऐसे डर होते हैं कि जिनसे हम डर कर अपनी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, अपने कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन गाइस, आपको याद रखना है कि जो हमारे काम की जो शुरुआत होती है वही हमें थोड़ा डराती है। पर जो सफलता है वो किसको, वो मुश्किलों को पार करके ही नजर आती है। यानी कि गाइज, जो जो डर के आगे जीत वाली बात है कि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू का आपने ऐड सुना होगा, देखा होगा। तो गाइज, वही कहा जा रहा है कि जो शुरुआत है, आपको शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, लेकिन जब आप उस डर को हरा कर आप आगे बढ़ जाते हैं तो तभी आपको सफलता का अनुभूति होगी। तभी आपको जो सफलता है वो नजर आएगी मुश्किलों को पार करके। तो गाइस, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी कार्य शुरू करने से नहीं डरना है। आपने जो भी मन बना लिया है किसी काम को करने का, तो गाइस उसके इनिशियल पॉइंट में आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपको उसकी शुरुआत से बिल्कुल नहीं डरना है, बल्कि शुरुआत निडर होके हौसला बांध कर आपको कर देनी है। और बाद में जो होता है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, तो इसलिए शुरुआत करने से कभी किसी भी काम को न डरें। ठीक है गाइस, तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ बढ़ते हैं आज की शुरुआत की तरफ, यानी कि आज के सेशन की तरफ। और अगर आप इस चैनल पर नए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो और साथ ही इस बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें हमारे चैनल की। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ट्रेंड कर रहा है और काफ़ी अच्छा है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे देश के, उन सभी के लिए जो है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सामान्य योग्यता परीक्षा CET आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA को मंजूरी दी है। इसके लिए कितनी वित्त निर्धारित किया गया है? तो गाइस, जिसका आंसर होने वाला है 1517 है गाइस, 1517.57 करोड़। 1517.57 करोड़ की वित्त निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा क्या किया गया है? 1517 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया है। तो गाइज, आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं कि क्या है CET। तो गाइज, देख लेते हैं कि जो CET है गाइज, जो CET है वो क्या होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो समान योग्यता वाली भर्तियां हैं, जो भी जिनकी भर्तियां बिल्कुल समान रूप से होती हैं, और लेकिन उनके अलग अलग पेपर होते हैं, उनकी अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो उन पेपर को, उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं। तो गाइस, इसमें क्या होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कि जो एक ही एलिजिबिलिटी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो टेस्ट हैं, वो उनके लिए क्या होगा, केवल एक एजेंसी होगी। ठीक है गाइस, और जिसका नाम क्या होगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी होगा जिसका नाम। ठीक है गाइस, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या होगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा। तो गाइज, इससे पहले क्या था, यानी कि अब क्या है गाइज, जैसे कि हमारी जो समान भर्तियां हैं लेकिन उनके लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, जैसे कि IBPS जो है बैंकिंग से रिलेटेड बैंक एग्जाम कराती है। जो IBPS एजेंसी है वो बैंक एग्जाम कराते हैं बैंकिंग के, और साथ है SSC सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो। ठीक है गाइज, और साथ ही RRB जो है रेलवे एग्जाम कंडक्ट कराती है, RRB। तो गाइज, ये तीनों जो एजेंसीज हैं, ये तीनों जो एजेंसीज हैं, ये अलग अलग अपने पेपर्स कंडक्ट कराती हैं। ठीक है गाइज, अलग अलग फॉर्म फिल कराती हैं। तो गाइज, इन सभी के लिए क्या किया गया है? इन सभी का एक जुगाड़ कर दिया गया है, जो है भारतीय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो गाइज, इसमें क्या होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में, कि इसमें इन तीनों का तोड़ है, यानी कि ये जो NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये इन तीनों का एक साथ ही क्या करेगा?
एक साथ ही एग्जाम एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराएगा एक साथ ही। तो एनआरए है इन सब का तोड़ जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर आधारित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो तीनों है आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी। समान योग्यता वाली जो भर्तियां होती हैं, यानी कि इसे यूपीएससी को निकाल दीजिए, नेट, नीट, इन सभी को निकाल दीजिए, लेकिन ये जो समान जो भर्तियां होती, समान योग्यता वाली भर्तियां होती है, इनमें क्या करेगा, ये काम होगा। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और गाइस ये इसके 3 लेवल होंगे इस एग्जाम के। जो 3 लेवल होंगे वो कौन कौन से होंगे? 3 लेवल कौन कौन से होंगे? एक तो ग्रेजुएट वाले जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ग्रेजुएट 12th एंड 10th, ग्रेजुएट 10th और 12th वाले बच्चे इसमें क्या कर सकेंगे? अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है गाइज, और साथ ही इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए कि जो सीईटी है यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो क्या होगा? यह गैर तकनीकी पदों के लिए है। ऑफ कोर्स गैर तकनीकी पदों के लिए है। जो टेक्निकल जो पद हैं उनके लिए नहीं होगा, गैर तकनीकी पदों के लिए यह एलिजिबल होगा। ठीक है गाइस, और इसी के साथ जो सीईटी है यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका क्या होगा? हर वर्ष में 2 बार, हर वर्ष में 2 बार क्या होगा? एग्जाम होगा। ठीक गाइस, एग्जाम लेगी कौन? एनआरए। हर वर्ष में 2 बार एग्जाम लेगी कौन? एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखें 2 बार तो एग्जाम लेगी, और उनके अंक जो होंगे, 2 बार एग्जाम जो लेगी उनके जो अंक होंगे वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे। 3 साल तक वो वैलिड रहेंगे जो 2 बार एग्जाम लेगी कौन? एनआरए। ठीक है, तो 3 साल तक वैलिड रहेंगे, और उनमें से सबसे ज्यादा जो स्कोर होंगे उनको मान लिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसमें ये होने वाला है नया, जो आपको रखना है याद। ठीक है गाइस, तो आपके लिए भी ये अच्छी बात है। तो गाइस चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ, जो है हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है मणिपुर। तो गाइस राज्य है मणिपुर, भारत में के सबसे लंबे पियर ब्रिज है, पियर नाम से ब्रिज है, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो गाइस पियर क्या होता है? पियर होता है खंभा जो होते हैं वो पियर होते हैं। तो जो ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसमें लंबे लंबे खंबे लगाए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो 141 मीटर के खंबे लगाकर इसको क्या बनाया जा रहा है? इस पियर ब्रिज को बनाया जा रहा है 141 मीटर के खंबे लगाकर। ठीक है गाइस, तो ये मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर जो है ये कौन से, ये जो पियर ब्रिज है ये कौन सी नदी पर है? इजई नदी पर, इजई रिवर पर यह स्थित है। तो गाइस आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो भारत का सबसे लंबा पियर ब्रिज है इजई रिवर पर है और मणिपुर में स्थित है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। इसी के साथ मणिपुर के बारे में जान लीजिए कि जो मणिपुर है उसमें एक नेशनल पार्क है, उसमें दुनिया का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो क्या है? जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। तो आपको याद रखना है ये तैरता हुआ दुनिया का केवल एकमात्र नेशनल पार्क है जो है हमारे देश में, हमारे मणिपुर में। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है यह एकमात्र नेशनल पार्क। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। यह दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस यह दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मानवता दिवस एक होता है मानव दिवस और दूसरा है मानवता दिवस। तो मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है गाइस, 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? ह्यूमन डे बनाया जाता है, लेकिन यह मानवता दिवस यानी कि ह्यूमैनिटेरियन डे है। तो गाइस किस लिए बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 19 अगस्त 2003 में इराक का जो कैपिटल है, इराक की कैपिटल जो है बगदाद जो इराक की कैपिटल है, उसमें क्या हुआ था? 19 अगस्त 2003 में क्या हुआ था कि वहां पर एक बॉम्ब विस्फोट हुआ जिसमें कि प्रमुख जो वहाँ के मानव सेवी थे, वहाँ के जो मानव की समाज की सेवा करते थे, उन लोगों की डेथ हो गई थी उस बॉम्ब विस्फोट में। तो इसलिए
यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया क्या, 19 अगस्त को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, यानी कि विश्व मानवता दिवस, यह डिक्लेयर कर दिया था किसके द्वारा, यूएन के द्वारा। कब डिक्लेयर किया था, 2009 में यह डिक्लेयर किया था बाय यूएन। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2009 से यह सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है गाइज, तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है गाइज रियल लाइफ हीरोज। तो इसकी जो थीम है वो है रियल लाइफ हीरोज और यह है इसका लोगो। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 3 हवाई अड्डों को पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी योजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी दी है। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनको 3 एयरपोर्ट्स को पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी योजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी दी है। तो गाइस कौन कौन से हैं वो हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट्स, तो आइए देख लेते हैं। तो गाइस वो है जयपुर जो कहाँ पर है, किसकी राजधानी है, राजस्थान की। ठीक है गाइस, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुवाहाटी जो कि असम की राजधानी है, और इसी के साथ तिरुवनंतपुरम जो किसकी है, केरल की राजधानी है। तो केरल की राजधानी और असम की राजधानी और राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो गाइस इनमें क्या होगा, जो इनके एयरपोर्ट्स हैं उनमें क्या होगा, ट्रिपल पी योजना इसमें लाई जाएगी सरकार के द्वारा। इसमें ट्रिपल पी योजना को इसमें मंजूरी दे दी गई है। तो गाइस आपको ये अब जान लेना है कि क्या होता है ट्रिपल पी योजना। तो गाइस ट्रिपल पी का आप मतलब जान लीजिए कि जो ट्रिपल पी है वो उसकी फुल फॉर्म है पब्लिक यानी सरकारी और प्राइवेट यानी कि निजी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसकी फुल फॉर्म है। तो गाइस आपको जो पब्लिक होता है वो क्या होता है, सरकारी, और प्राइवेट होता है क्या, निजी, और पार्टनरशिप साझेदारी। तो गाइस पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप यानी कि इसमें सरकार और निजी कंपनी, सरकारी और निजी कंपनियों की इसमें साझेदारी होगी। तो गाइस फिर ये क्या मिलकर बन जाएगा, यह अर्ध सरकारी मिलकर होकर बन जाएगा। तो ट्रिपल पी क्या होता है, ये होता है अर्ध सरकारी जो होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होने वाला है, तो गाइस इसमें ये जो 3 जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जो 3 एयरपोर्ट्स हैं, ये जो भारत सरकार ने किसको दे दिए हैं, ये दे दिए गए हैं अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप आपको याद रखना है गाइस, अडानी ग्रुप को ये दे दिए गए हैं ये तीनों एयरपोर्ट्स। कितने साल के लिए दिए गए हैं, 50 वर्ष के लिए ये दिए गए हैं। तो 50 वर्ष के लिए दिए गए हैं ये तीनों एयरपोर्ट्स। इनका अडानी ग्रुप अब करेगी क्या, तो आपको जान लेना है कि क्या करेगा अब इनका अडानी ग्रुप जो है वो क्या करेगा। तो इनका परिचालन, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट और विकास यानी कि डेवलपमेंट करेगा। तो गाइस परिचालन, प्रतिबंध और विकास इनका करेगा 50 वर्षों तक। ठीक है गाइस, तो अडानी ग्रुप इनका यह करने वाला है। तो गाइस आपको याद रखना है। इसी के साथ अब से पहले भी जो कुछ एयरपोर्ट्स हैं उनको भी दिया गया है ये ट्रिपल पी का दर्जा। तो कौन कौन सी हैं वो ट्रिपल पी की योजना के अंतर्गत जो एयरपोर्ट्स आते हैं, तो गाइस वो है दिल्ली और मुंबई, इन दोनों को भी क्या दे दिया गया है, इसका दर्जा दे दिया गया है। ट्रिपल पी योजना के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, तो अडानी ग्रुप आपको याद रखना है। और गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए। तो गाइस जो है हाल ही में किस राज्य द्वारा पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की गई है, तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है छत्तीसगढ़। जी हाँ गाइस, छत्तीसगढ़ के राज्य के द्वारा क्या की गई है, पढ़ाई तुहार पारा योजना, पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की गई है। तो गाइस क्या मतलब है इसका, कि जो पढ़ाई है वो तुम्हारे, तुहार मीन्स तुम्हारे, पारा मीन्स गली या घर या आपके पास में आएगी, पढ़ाई तुहार पारा, इसका यह मतलब है। तो गाइस यह गली में आएगी, लेकिन ये क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन इसके द्वारा प्रमोट की जाएगी, किसके द्वारा, पढ़ाई तुहार पारा के द्वारा। तो गाइज ऑनलाइन एजुकेशन इसके द्वारा क्या की जाएगी, प्रमोट की जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है हर जगह कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, हर जगह ऑनलाइन पढ़ाई को ही पर ही जोर दिया जा रहा है। तो गाइज
उड़ीसा सरकार के द्वारा यह इनिशिएटिव है, शुरुआत कर दी गई है। तो गाइस आपको भी हमेशा शुरुआत से नहीं डरना है। तो शुरुआत कर दी गई है क्या, पढ़ाई त्योहार पारा योजना की। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी हाल ही में, वो भी आपको याद रखनी है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने एक रक्षा ऐप को भी क्या किया था, इस रक्षा ऐप को भी विकसित किया था। और इसी के साथ एक और वजह से ये न्यूज़ में थी, जो था तेंदुपत्ता संग्राहक योजना जो चलाई गई थी, वो किसके द्वारा थी, छत्तीसगढ़ के द्वारा थी। जहाँ पर हमने बताया था शहीद महेंद्र सिंह कर्मा को, यहाँ के जो शहीद महेंद्र सिंह कर्मा है, वहाँ के बक्सर का उन्हें टाइगर कहा जाता है, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। कहाँ के थे वो, छत्तीसगढ़ के थे। तो गाइस आपको याद रखना है। तो क्या था तेंदुपत्ता संग्राहक योजना में, इसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो कौन है, तेंदुपत्ता संग्राहक योजना के अंतर्गत आते हैं। यानी कि तेंदुपत्ता आपको पता होगा, जो बीड़ी बनाते हैं जिस पत्ते से, वो होता है तेंदुपत्ता। तो उनका संग्रह जो करते हैं, उन परिवारों को, अगर उनका जो मुखिया है वो 50 वर्ष से कम है, उनको क्या दिया जाएगा, 2 लाख रुपए का। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का उनको जो धनराशि है वो दी जाएगी। ठीक है, तो यह था तेंदुपत्ता जो योजना थी। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं, आपको याद रखना है, इंटरलिंक करते चलना है गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति अब्राहिम बाउबेकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है माली। तो गाइस माली जो अफ्रीका का एक देश है, उसके राष्ट्रपति जो है अब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल गाइस क्या हुआ है, इस्तीफा तो कोई देना नहीं चाहता है, लेकिन इन्हें बंदूक की नोक पर इनको इस्तीफा दिलाया गया है। बंदूक की नोक पर, यानी कि जो माली देश है, अफ्रीका का एक माली देश है, वहां पर क्या हो गया है, सैन्य विद्रोह हो गया है। यानी कि वहां की जो सेना है उसने विद्रोह कर दिया है अपने देश में, और वहां के प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिला दिया है बंदूक की नोक पर। तो गाइस जो वहां की सेना है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो सैन्य विद्रोह की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वहां की सेना ने वहां की क्या किया है, जो माली जो देश है, वहां की राजधानी क्या है, बामको वहां की राजधानी है, किसकी, माली की। तो गाइस वहां की सेना ने बामको को घेर लिया और वहां के राष्ट्रपति भवन में जाकर क्या कर लिया, वहां के राष्ट्रपति अब्राहिम बाउबकर कीता को वहां पर उनको बंदूक की नोक पर उनको इस्तीफा देने के लिए कहा। तो गाइस यह थी कहानी इसकी। तो गाइस आपको याद रखना है, क्योंकि इस्तीफा भी बहुत अलग तरीके से ही दिलाया गया है। तो गाइस आपको याद रखना है, आने की संभावना है। ठीक है गाइस, पेपर में। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में डेथ वैली धरती का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज करने के कारण चर्चा में रही है। यह डेथ वैली अमेरिका के किस राज्य में है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो डेथ वैली है अमेरिका में है, यूएसए में है, डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका में है। तो गाइस यह कहाँ पर है, अमेरिका के कौन से राज्य में स्थित है, यह पूछा गया है। तो गाइस कैलिफोर्निया में यह राज्य में स्थित है। ठीक है गाइस, तो डेथ वैली धरती का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज करने के कारण चर्चा में रहा था। तो गाइस कितना, डेथ वैली जो है इसमें कितना तापमान दर्ज किया गया था, तो गाइस वो था 54.4 डिग्री सेल्सियस। 54.4 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान देखने को मिला। तो गाइस 54.4 डिग्री सेल्सियस, तो गाइस कितना यह तापमान होता है, जितना कि वहाँ के साइंटिस्ट ने कहा है कि जैसे कि हम खाने के सामान को ओवन में रखते हैं, उतना ही अगर हम ओवन में खाने के सामान की जगह किसी इंसान को रख दें और वो जितना फील करेगा वो उतना होता है 54.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अमेरिका के खुद साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ओवन जितना तापमान होता है, कितना, 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको याद रखना है 54.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। कहाँ पर है स्थित, डेथ वैली कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। तो गाइस इससे पहले भी यहाँ पर 54.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान देखने को मिला था। कब, 1913 में इसको और भी ज़्यादा, यानी कि 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला था। ठीक है गाइस, तो 1913 में ये ऐसा मिला था। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है कि कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया इंटरलिंक करते चलना है। जो कैलिफोर्निया है, मैंने आपसे कुछ टाइम पहले ये डिस्कस किया था कि जो जो अमेरिका में है, अमेरिका के चुनाव होने वाले हैं गाइज नवंबर में, 3 नवंबर को वहाँ पर चुनाव हैं। तो गाइज कैलिफोर्निया में, सॉरी अमेरिका में, जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़े हो रहे हैं, वो कौन है? जो बिडेन। और साथ ही उनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट खड़ी हो रही हैं, वो कौन है? हमारी भारतीय मूल की है। कौन? कमला हैरिस। कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल की हैं, यानी कि उनकी जो माता है वो यहाँ की हैं, लेकिन जो वो हैं वो वहीं पर उनका जन्म हुआ है, क्योंकि जो यूएसए का संविधान है वो किसी विदेशी को वहां पर बनने की, राष्ट्रपति बनने का जो प्रोविजन है वहां पर उसके संविधान में नहीं है। वहां पर संविधान में क्या है, उसमें कहा गया है कि जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा वो क्या होगा, उसका अमेरिका में ही जन्म होना आवश्यक है। तो गाइज जो कमला हैरिस है उनका जन्म कहाँ हुआ था? वहां पर ही हुआ था, अमेरिका में ही हुआ था, लेकिन उनकी जो माता जी हैं वो कहाँ पर है? वो भारत की है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो कमला हैरिस, तो नाम कमला हैरिस, सरनेम जो है अंग्रेज है। ठीक है गाइस, तो याद रखना है। जो कैलिफोर्निया है यहाँ से वो सांसद हैं। सांसद है कौन? कमला हैरिस। यहाँ से सांसद है कौन? कैलिफोर्निया से कमला हैरिस। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को तीस्ता परियोजना के लिए $1 बिलियन की पेशकश की है? तो गाइस कौन हो सकता है वह देश जो सभी को कर्ज में डुबोकर अपना मतलब निकालता है? तो वो है हमारा वो है चीन। वो है चीन, हमारा नहीं है, वो दूसरों का है। हाँ, जो चीन है, तो यह है चीन जिसने बांग्लादेश को तीस्ता परियोजना के लिए $1 बिलियन की पेशकश की है। तो गाइस आपको याद रखना है, जो तीस्ता नदी है, वो जो तीस्ता नदी है यह भारत से होकर बांग्लादेश में जाती है। भारत के सिक्किम से निकलती है और कहाँ पर जाती है? बांग्लादेश में होकर कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। ठीक है गाइस, तो जो तीस्ता नदी है वो उसका 50% जो पानी है वो भारत में और 50% पानी जो है वो बांग्लादेश में जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि जो चीन ने जो इसको तीस्ता परियोजना के लिए $1 बिलियन देने की पेशकश की है, उसका भारत विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो पानी है वो हमारे देश में से रुक जाएगा, इस वजह से भारत उसका विरोध कर रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पहली रैंक किसने प्राप्त की है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसका आंसर होने वाला है इंदौर। गाइस इंदौर ने इस बार फोर्थ टाइम फर्स्ट रैंक हासिल की है, फोर्थ टाइम। तो गाइस इंदौर इतना स्वच्छ शहर है, इतना क्लीनेस्ट शहर है। कौन? हमारा इंदौर। ठीक है गाइस, इंदौर कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है फोर्थ टाइम लगातार, 4 बार लगातार इसने फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो गाइस ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है किसके अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है, MOHUA, महुआ के अंदर आती है। ठीक है, तो यह इसको लॉन्च कौन करता है? हाउसिंग मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करती है। और गाइज आपको याद रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो कब से शुरू की गई थी? 2016 से शुरू की गई थी। और 2016 में गाइज मैसूर था जो जिसने फर्स्ट रैंक लाई थी। लेकिन 2016 के बाद गाइज 17, 18, 19 और साथ ही 20 में क्या हुआ है गाइज? ऐतिहासिक जीत है किसकी? इंदौर की, जो 4 बार लगातार यह क्लीनेस्ट सिटीज में आई है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट की क्लीनेस्ट सिटी में इसने स्थान बनाया है लगातार 4 बार। तो गाइज आपको यह याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आप आज की लास्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के 2 लाख परामर्श पूरे हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस इसका आंसर देख लेते हैं कि यह जो सत्य कथन पूछ रहा है इसमें, तो वर्तमान में तमिलनाडु ई-संजीवनी
ओपीडी सुविधा का सर्वाधिक लाभ उठाने वाला राज्य है? जी हाँ गाइस, तमिलनाडु जो है ई संजीवनी ओपीडी। तो क्या होता है ई संजीवनी ओपीडी, देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि यह टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है। जी हाँ गाइस, टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म मैंने कि लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। टेली मेडिसिन क्या होता है? जो दूर बैठे बैठे ऑनलाइन ही जो डॉक्टर्स होते हैं वो चेकअप कर लेते हैं, वो क्या होता है? टेली मेडिसिन होता है। ठीक है, सो ये टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है ऑफ कोर्स, क्योंकि ई संजीवनी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, आपको मालूम चल रहा होगा, जहाँ ई लग जाए वहाँ ऑनलाइन काम होता है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म में दो प्रकार की सेवाएं, ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी हैं। यस गाइस, इसमें दो प्रकार की सेवाएं हैं जो है ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी। तो गाइस क्या होता है ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी? तो गाइस ई संजीवनी में क्या होता है? इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर कन्वर्सेशन होता है, जो होता है यानी कि जो डॉक्टर परामर्श करते हैं वो होता है ई संजीवनी। डॉक्टर से डॉक्टर ही परामर्श करते हैं वो होता है ई संजीवनी। और ई संजीवनी ओपीडी क्या होता है? तो गाइस जो ओपीडी है आप इसको पकड़ लीजिए, ओपीडी। ओपीडी मीन्स डॉक्टर एंड पेशेंट्स के बीच जो परामर्श होता है वो क्या होता है? वो होता है ई संजीवनी ओपीडी। तो गाइस आपको यह याद रखना है, ये इसके सभी जो कथन है वो सत्य हैं। ठीक है, तो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं, आइए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था वो है, हाल ही में किस राज्य के पिथौरागढ़ जिले के जोन बीवी सेक्टर में सीमा सड़क बीआरओ ने 180 फुट लंबे बेली ब्रिज का निर्माण किया है? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है उत्तराखंड में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसके बाद क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर दीक्षक विकसित किया है? तो गाइस जिसका आपको करना है कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए। ठीक है गाइस।